हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्नर्स पोडियम चैनल पे। और आज डेट है 19 जून 2025 और आज के टॉपिक्स इस प्रकार हैं। पहला है क्यूएस रैंकिंग, ये यूनिवर्सिटीज़ की, हायर एजुकेशंस की ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबल जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रैंकिंग करता है। दूसरा है फास्टैग में कुछ चेंजेस हुए हैं। तीसरा अपना WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कुछ चेंजेस कुछ एक न्यूज़ है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और मैपिंग देखेंगे, आर्मेनिया, क्रोएशिया, इनके बारे में जानेंगे। PGI 2.0 ये क्या है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स क्या होता है, युवा पुरस्कार कौन देता है, थ्रेट्स टू न्यूक्लियर प्लांट्स कैसे हैं, इंडिया USA के रिलेशंस आज के टाइम में कैसे हैं जब से ट्रम्प आए हैं। GIM के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन इंडिया मिशन, और नो मीडिएशन नीडेड, किसको ज़रूरत नहीं है मीडिएशन की, इंडिया को। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, हम जानते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ल्डली वाइस, ये ऑस्कर विल्डे द्वारा लिखा हुआ एक कोट है। ये बात करती हैं कि बिहाइंड एवरी एक्सक्विजिट थिंग दैट एग्जिस्टेड देयर वाज समथिंग ट्रेजिक। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, इंग्लिश में तो आपको समझ में आ गया किस बारे में कह रहे हैं कि बहुत जो खूबसूरत चीज़ें हैं, बहुत सुंदर चीज़ें, उनके पास्ट में कुछ ट्रेजिक हुआ होता है। तो जैसे कि एग्जांपल हम समझने के तौर पर समझते हैं, जैसे ताजमहल देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी भी एक पास्ट में हिस्ट्री है कि भाई कैसे मज़दूरों का शोषण हुआ उस टाइम पे। सुनने में आता है कि सभी के हाथ भी काट लिए गए थे। तो एक एग्जांपल ले सकते हैं। अपनी इंडियन फ्रीडम, आज़ादी हमारी कितनी खूबसूरत है देखने में, ठीक है। और लेकिन उसके पीछे भी कितना ज़्यादा बलिदान है। शहीद हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु को फांसी दी गई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बलिदान, ऐसे ही न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों का, फ्रीडम फाइटर्स का इसमें बलिदान है। तो आज देखने में काफ़ी खूबसूरत है। और कोहिनूर हीरा कितना सुंदर है, आज ब्रिटिश म्यूज़ियम में ये रखा हुआ है, ठीक है। इसकी भी एक पीछे बहुत हिस्ट्री है कि भाई कैसे नादिर शाह इसको लूट के ले गए थे, और पानीपत की लड़ाई, और ये सब बहुत काफ़ी इसके पीछे भी हिस्ट्री है। तो इस पे आप सोचो, थिंक करो इस पे, ठीक है। इसको एसए में किस तरीक़े से डाल सकते हैं इस पॉइंट को, और इसको एथिक्स में किस तरीके से डाल सकते हैं इस पॉइंट को। तो हम इस तरीक़े से यूज़ कर सकते हैं इस कोड का, ठीक है। तो अब बात करते हैं QS रैंकिंग के। QS रैंकिंग की बात करते हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम से आती है, ये यहाँ से वहाँ के पब्लिश होती है वहाँ पे ये, ठीक है, QS रैंकिंग। और हायर एजुकेशन के जो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में होती है ये। तो इस टाइम पे IIT दिल्ली ने टॉप किया है, ठीक है। IIT दिल्ली ने टॉप किया है इंडिया में, 123वीं रैंक है इसकी, 123 रैंक है। और MIT इंस्टीट्यूट है, उसने ग्लोबली टॉप किया है, ठीक है। ग्लोबली MIT ने टॉप किया है, ठीक है। तो 27 रैंक जंप की IIT दिल्ली ने, 123 ग्लोबल बेस की रैंक है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है फास्टैग। फास्टैग लेकर आए हैं, सरकार पहले भी लेकर आए थे, लेकिन अब इन्होंने एक नया रूल लाया है इसमें कि अब हर बार पैसे ना कट के 3000 रुपये मंथली का एक ईयरली का एक पास बनेगा, ठीक है। ईयरली एक पास बनेगा 3000 रुपये का, और उसमें आपकी 200 जो ट्रिप्स हैं या फिर 12 मंथ्स वो फ्री हो जाएंगी। या तो 12 महीने तक वैलिड रहेगा, या आपकी 200 ट्रिप पूरी जब तक हो जाएंगे तब तक आपके 3000 रुपये उसके अंदर रहेंगे, ठीक है। अब ये 200 ट्रिप कैसे गिनते हैं, जैसे कि आप, ये एक टोल है, ठीक है। आप यहाँ आए और यहाँ से गए तो ये 2 ट्रिप काउंट होंगी, ठीक है। तो इस तरीक़ा से सरकार का कहना है कि इससे जो एवरेज टोल फ़ी है वो कम डाउन हो जाएगा, 15 रुपये आ जाएगा, 50 से 100 के जो अभी खर्चा चल रहा है वो 15 रुपये आ जाएगा, जो 50 और 100 माना जाता है खर्चा, ठीक है। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, देखते हैं WPA 1972 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें बोला गया है कि एवरी पर्सन हैविंग द कंट्रोल, कस्टडी और पोजीशन ऑफ एनी एनिमल, आर्टिकल, ट्रॉफी और अनक्योर्ड ट्रॉफी ऑफ कैप्टिव एनिमल्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 शैल बी डिक्लेयर टू चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। देखो सिंपल सी बात है, एनिमल ट्रॉफी क्या होता है, जैसे कि हाथी का दांत, ठीक है। राइनो के जो हेयर का वो पूरा एक टस्क होता है, उसको भी हम एनिमल ट्रॉफी में गिन लेते हैं। या कोई भी अगर किसी की जो शेड्यूल 1 में जो एनिमल्स हैं उनके कोई भी एनिमल का कुछ भी पार्ट बॉडी का, उसको हम एनिमल ट्रॉफी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे शेर की खाल होती है, उसको आप नहीं ऑक्यूपाई कर सकते हो तो इलीगली। तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को आपको 30 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, ठीक है। नहीं बताया तो 7 साल की जेल प्लस 25,000 रुपये का फाइन लगेगा।
अब इसमें मेन क्या है कि बताना किसको है, प्रीलिम्स से इम्पोर्टेंट क्या है कि बताना किसको है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ मैपिंग लोकेशंस पे। तो मैपिंग लोकेशंस में सबसे पहले मैंने कल भी बताया था आपको कि ईरान है ये और ईरान की कुछ लोकेशंस हैं जैसे कि तबरीज़, ये मिसाइल फैसिलिटीज़, एनर्जी फैसिलिटीज़ और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं। ये याद रखना बेशक से ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये हिट की गई हैं इसराइल द्वारा, लेकिन इनका नाम पता होना चाहिए कि ईरान में कौन सी है। ठीक है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ईरान में कौन सी है या कहीं और कौन सी है। तो तबरीज़ है, करमनशाह है, तेहरान तो हाई कैपिटल, नतंज़ है, इस्फहान है, शिराज है, तोनबक है। ठीक है, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़, मिसाइल, एनर्जी और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ये ईरान के अंदर है। कौन कौन सी? तबरीज़, तेहरान, करमनशाह, नतंज़, इस्फहान, शिराज, तोनबाक। ठीक है, अब क्वेश्चन एक और कैसे बनता है कि जो ईरान है वो कितनी कंट्रीज से बॉर्डर करता है? तो आंसर है 7। ठीक है, आजकल यूपीएससी बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि कितनी कितनी कंट्रीज से बॉर्डरिंग करती है कोई। तो ईरान इस टाइम पे एक बर्निंग टॉपिक है, बर्निंग कंट्री है। बर्निंग कंट्री मतलब कि यहाँ पर काफ़ी गर्माया हुआ माहौल है और ये न्यूज़ में चल रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ कौन कैसे बॉर्डर करता है। कौन कौन सी कंट्री है? इराक करती है, तुर्कमेनिस्तान करती है, तुर्की करती है, पाकिस्तान करती है, अफ़गानिस्तान करती है, आर्मेनिया और अज़रबैजान करती है। ठीक है, तो 7 कंट्रीज़ हैं जो इसको बॉर्डर करती हैं। 2 वाटर बॉडीज़ भी हैं, एक है पर्शियन गल्फ और एक है कैस्पियन सी, भी बॉर्डर करती है। ठीक है, अब कुछ एक छोटी सी मैप लोकेशन यहाँ पे जानेंगे कि ये नोर्दुज़ अगरक जो बॉर्डर क्रॉसिंग है ये किसके बीच में है? तो ये है ईरान के और आर्मेनिया के बीच में। इंडिया इसको यूज़ कर रहा है, अपने जो 110 स्टूडेंट्स हैं वहाँ से लेके गए हैं, ऑपरेशन चलाया है इन्होंने, ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, रिसेंट इन्होंने चलाया है, इंडियन सरकार ने यहाँ से स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो ये यहाँ से लेके जा रहे हैं अपना, कहाँ से? नोर्दुज़ अगरक बॉर्डर क्रॉसिंग, नोर्दुज़ अगरक बॉर्डर क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये एक जोग्राफिकली एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि भाई कहाँ पे पड़ता है ये। जैसे पूछा था वो जर्मनी का उसका पूछा था, एक यूक्रेन का पूछा था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो है आर्मेनिया है ये कहाँ पड़ता है। ये साउथ कॉकस माउंटेन्स में पड़ता है और न्यू दिल्ली ने अभी अपनी जो इसका बिगेस्ट मिलिट्री सप्लायर बन चुका है, $250 मिलियन की डील की है 2022 में, और आर्मेनिया को अपना पिनाक और अक्षय 1 एस एयर डिफेंस सिस्टम इनको दिया है। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं यहाँ से। तो ये भी यहाँ देख लीजिए, ये है आर्मेनिया। ठीक है, ये अज़रबैजान है, इनका डिस्प्यूट चल रहा है अपना। ठीक है, अगला टॉपिक है इंडिया क्रोएशिया टू फॉर्म अ बायलैटरल डिफेंस टाइज। अभी जो भारत सरकार है के अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, पीएम हमारे, वो क्रोएशिया के ट्रिप पे गए और वहाँ पर भी गए थे अपना, एक गए हैं क्रोएशिया और एक गए हैं सिप्रस तुर्की के पास पड़ता है। ये इसका भी कुछ इशू है इसका तुर्की का सिप्रस के साथ। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर गए हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पोटेंशियल फ्यूचर है हमारा बिजनेस में और किस तरीक़ा के हमारे बायलैटरल टाइज हो सकती हैं। तो ज़ैग्रेब इसकी वो है कैपिटल, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में। स्पेस वेंचर्स में बात कर रहे हैं हम कि भाई स्पेस में अगर कल को क्रोएशिया को ज़रूरत पड़ती है इसरो के स्पेस में अपना प्रोग्राम कहीं लॉन्च करने की, तो हम उसमें हेल्प कर सकते हैं। पहलगाम में सॉलिडेरिटी दिखाई थी अभी क्रोएशिया ने, ठीक है, तो उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई थी। डिफेंस कोऑपरेशन कर सकते हैं हम आगे फ्यूचर में, डिफेंस प्रोडक्शन कर सकते हैं हम एक दूसरे के साथ मिलकर। और इंडिया इन्वेस्ट करेगा क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ में, क्रोएशिया की फार्मास्यूटिकल्स हो गई और एग्रीकल्चर हो गई, आईटी होगी, क्लीन टेक्नोलॉजी होगी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कोस्टल जोन डेवलपमेंट और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में भी हम क्रोएशिया के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो क्रोएशिया है कहाँ पर? क्रोएशिया देखो, ये रहा एड्रियाटिक सी, ये इटली है, ये बोस्निया हर्ज़ेगोविना है, मोंटेनीग्रो है, अल्बानिया है, ग्रीस है, ये रहा ग्रीस, और ये रहा स्विट्ज़रलैंड थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया इसके नीचे पड़ता है, स्लोवेनिया, और उसके नीचे पड़ता है क्रोएशिया। ठीक है, तो ये रहा अगला बात करते हैं अगले टॉपिक पे।
ये छोटी सी एक खबर है कि पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 की जो रिपोर्ट निकाली है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, इसमें चंडीगढ़ ने टॉप किया है स्कूल एजुकेशन में और मेघालय लास्ट आया है। बिहार और तेलंगाना ने हाईएस्ट इंप्रूवमेंट करी है इन एक्सेस टू स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो ये है छोटी सी एक। और विद रिगार्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन, दिल्ली एंड JNK तेलंगाना हैव मेड हाईएस्ट प्रोग्रेस बिटवीन। ये बस जानना है कि चंडीगढ़ ने टॉप किया है, ठीक है, और मेघालय लास्ट आया है। PGI 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये स्टेट में, स्टेट PCS में या UPSC में किसी ऑप्शन में आ सकता है, इस तरह का कोई क्वेश्चन। ठीक है भाई, इतना जानना होता है। युवा बाल पुरस्कार कौन देता है? साहित्य अकेडमी ने दिया था युवा बाल पुरस्कार, और एक और देता है बाल साहित्य पुरस्कार भी देता है। विनर को क्या मिलता है? एक कास्केट कंटेनिंग ग्रेव्ड कॉपर प्लेट मिलती है और अवार्ड मिलता है 50,000 का। ठीक है, अब अच्छा, सरकार लेकर आ रही है बिल और अमेंडमेंट करना चाहती है न्यूक्लियर एनर्जीज लॉज में। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि ये अगर ऐसा कोई बिल अगर पास हो जाता है, जैसे कि पास हो ही जाते हैं, अगर गवर्नमेंट लेकर आती है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी न्यूक्लियर एनर्जी में। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अपना योगदान दे सकता है। ठीक है, अगर पास होता है तो। अब इसमें एक्ट 2 याद रखने ज़रूरी है। एक तो हो गया एटॉमिक एनर्जी एक्ट और एक हो गया सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। ठीक है, इसमें अमेंड करेगी सरकार। तो कौन कौन से एक्ट हो गए ये याद रखने हैं। ठीक है, हो सकता है किसी में कि भाई कौन कौन से एक्ट में अमेंडमेंट होगा, तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट इन अपकमिंग मानसून सीजन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्लेइंग विद फायर, सैयद अकबरुद्दीन का है ये। इसमें क्या कह रहे हैं राइटर कि जैसे अभी रिसेंट में इज़राइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक किया, और उससे पहले यूक्रेन के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर फैसिलिटी पे या रशिया ने अटैक किया था, तो इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, तो इसके बारे में राइटर बात करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या एनर्जी का फ्यूचर है या एक बड़ा खतरा है। ठीक है, और ईरान और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस समय क्या रोल है, ठीक समझते हैं। रीसेंट इवेंट जैसे यूक्रेन में न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक हुआ और इजराइल, ईरान, US, ओमान रिलेशन में बढ़ता टेंशन, ये सब दिखाते हैं कि न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर अब एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न बन गया है। जब न्यूक्लियर प्लांट्स या फैसिलिटीज़ वॉर जोन में होते हैं तो उनका डैमेज होना या उनका गलत यूज़ होना एक ग्लोबल डिज़ास्टर बन सकता है। सोचो, चेरनोबिल जैसा इंसिडेंट कितना डेंजरस हो सकता है। चेरनोबिल इंसिडेंट हुआ था, उसमें न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव हो गया था, रेडियो एक्टिव ब्रेकआउट हो गया था, जिससे क्या है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई थी उससे। तो सोचो अगर चेरनोबिल जैसे इंसिडेंट हो जाता है एक और। तो बात करते हैं ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है और उनका कहना है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पस के लिए है, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IAEA का कहना है कि उनको साइट्स पर सफिशिएंट एक्सेस नहीं मिलता है। जब ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो डाउट तो बढ़ता है। कुछ एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि ईरान अब न्यूक्लियर वेपन बनाने के ब्रेक थ्रू थ्रेशोल्ड के करीब है। ठीक है, ब्रेक थ्रू थ्रेशोल्ड के करीब है न्यूक्लियर वेपन बनाने के। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि भाई देखो, इतना आ चुका है और इतना अभी रहता है एक न्यूक्लियर वेपन बनने के। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो मिडल ईस्ट में एक आर्म रेस शुरू हो जाएगी। यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE, सऊदी, बाकी और इराक भी सब अपने अपने, ओमान, ये सब अपने अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने की होड़ में लग जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल के भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसके कारण टेंशन और भी बढ़ी रहती है। न्यूक्लियर एनर्जी का फ्यूचर कहाँ है और इंडिया का रोल क्या है इसमें? न्यूक्लियर एनर्जी एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक और OECD कंट्रीज़ में एनर्जी के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए न्यूक्लियर पावर पर निवेश बढ़ रहा है। ठीक है, और इंडिया भी उसमें एक मेजर प्लेयर है। हमारी एनर्जी डिमांड बढ़ रही है और न्यूक्लियर पावर क्लीन एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है।
ठीक है। इंडिया का टारगेट है 2047 तक न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 2042 गीगावाट तक बढ़ाने का, समझे, इतना हमारा टारगेट है। इसके लिए हमें बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स की भी शामिल होंगे। ये सब भारत की लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी हैं और ख़तरे भी हैं। क्या हैं चैलेंजेस और ख़तरे? सेफ्टी कंसर्न्स, न्यूक्लियर रिएक्टर की सिक्योरिटी और सेफ्टी खासकर वॉर जोन में एक बड़ा सवाल है। अगर कोई अटैक होता है तो इसके रिपरकशंस अनइमेजिनेबल हो सकते हैं। प्रोलिफरेशन रिस्क, अगर नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो न्यूक्लियर वेपन्स के फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। ग्लोबल गवर्नेंस, इंटरनेशनल एग्रीमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि न्यूक्लियर मटेरियल का गलत यूज़ ना हो। इंडिया का रिकॉर्ड नॉन प्रोलिफरेशन में अच्छा रहा है, पर फिर भी विजिलेंस ज़रूरी है। ठीक है, कंक्लूज़न क्या है? समझदारी से आगे बढ़ना होगा। न्यूक्लियर एनर्जी एक डबल एज स्वॉर्ड है। यहाँ एक तरफ क्लीन एनर्जी का पावर सोर्स है और जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने और एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है, और दूसरी तरफ इसका गलत हाथों में जाना या सुरक्षा में कमी की बहुत बड़ी खतरे का एक संकेत है। पॉलिसी मेकर्स और साइंटिस्ट को मिलकर काम करना होगा ताकि हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ कर सके। ग्लोबल लीडरशिप और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है ताकि हम अपने प्लेनेट को एक बेहतर सुरक्षित भविष्य दे सकें। तो ये हमने बात की कि न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं वो टारगेट बन सकते हैं, तो किस तरीक़ा से उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, गलत उसका इफ़ेक्ट हो सकता है आम जनता के ऊपर। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है कि पीएम मोदी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया अपनी राह खुद बनाएगा, किसी थर्ड पार्टी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था तो ट्रंप ने ट्वीट करके बोला कि भाई मैंने इंडिया और पाकिस्तान की मेडिसिन करा दी है। तो इससे क्या है कि इंटरनेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक अपनी कंट्री की जो सोवरेनिटी होती है ना, उस पर सवाल उठ जाता है कि हमारा फैसला एक 3000-4000 किलोमीटर या माइल्स बैठी हुई कंट्री ले रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है एक ग्लोबल फोरम पे। इससे हमारी ही खुद की एक इमेज जो है थोड़ी सी डाउन होती है। ठीक है, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया अपनी राह खुद बनाएगा, किसी थर्ड पार्टी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पिछले कुछ समय से इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर की बात चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी मेडिसिन की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने क्लियरली कहा कि इंडिया ने ना तो कभी मेडिसिन एक्सेप्ट की है और ना ही फ्यूचर में करेगा। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है, इंडिया अपने मामले खुद सुलझाएगा, किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। वाशिंगटन का इस पूरे प्रोसेस में कोई रोल नहीं है। इंडिया ने, विक्रम मिश्री ने खुल के बताया है, हमारे जो सचिव हैं, जो हमारे सेक्रेटरी हैं फॉरेन रिलेशंस के, कि वाशिंगटन का इस पूरे प्रोसेस में कोई रोल नहीं है। ठीक है, और ट्रेड और ऑपरेशन सिंदूर जैसे इश्यूज़ पर भी कोई हाई लेवल डिस्कशन नहीं हुई। पीएम मोदी ने G7 समिट में भी यह अंडरलाइन किया है कि इंडिया ने पास्ट में भी मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं किया था और ना ही फ्यूचर में करेगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस्लामाबाद के लिए, जो इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर इशू को उठाने की कोशिश करता रहता है। इंडिया अब ग्लोबल स्टेज पर और स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस दिखा रहा है, जहाँ वो टेररिज्म, अनप्रेडिक्टेबल ट्रंप एरा और दूसरे चैलेंजेस को हैंडल कर रहा है। मोदी जी ने G7 आउटरीच सेशन के दौरान भी सभी कंट्रीज से टेररिज्म पर एक्शन लेने की बात की है। अब बात करते हैं कनाडा से रिश्ते की। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के 15 महीने के कार्यकाल में इंडिया कनाडा रिलेशन बहुत ख़राब हुए थे। इसकी वजह थी हरदीप सिंह निज्जर, एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, एक कनाडा की ज़मीन पर जिसका पूरा सपोर्ट करता था कनाडा अपनी ज़मीन पर बैठ के। लेकिन अब लगता है कि कुछ सुधार हो रहा है। मार्क कार्नी, कनाडा के मार्क कार्नी जो अभी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं वहाँ के, उनसे G7 की मीटिंग में मुलाकात हुई है। दोनों साइड्स ने इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिस्टोर करने और ट्रेड टॉक्स को रिज्यूम करने की बात कही है, जो बंद हो गए थे। नेगोशिएशंस चल रही हैं ट्रांसनेशनल क्राइम पर वर्किंग ग्रुप बनाने की। ओटावा में बदलाव की ज़रूरत है कनाडा के अंदर। ठीक है, कार्नी का कहना है कि ओटावा को खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के प्रति अपनी अप्रोच बदलनी होगी। ट्रूडो की पॉलिसी की वजह से डिप्लोमेसी में डिलेज हो रहे थे। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है, पर असली ब्रेक थ्रू तभी होगा जब कनाडा की तरफ से क्लियर एक्शंस दिखेंगे। G7 समिट में ग्लोबल पावर्स इंक्लूडिंग इंडिया ने तेल अवीव और तेहरान के बीच सीज़ फायर का सपोर्ट किया, लेकिन जो स्टेटमेंट में डी एस्केलेशन की बात हुई थी वो सीज़ फायर के लिए काफ़ी नहीं है। इससे एक मौका तो मिला, पर लिमिट्स भी। पीएम मोदी का ये स्टेटमेंट बहुत क्लियर है, इंडिया विल चार्ट इट्स ओन कोर्स। हम किसी तीसरे के इंटरवेंशन से नहीं चलते
और कनाडा के साथ रिश्तों में आया छोटा सा ब्रेक थ्रू एक पॉजिटिव साइन है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग हो रही है। अब देखना होगा कि फ्यूचर में ये रिश्ते कैसे इवॉल्व करते हैं और क्या कनाडा अपनी पॉलिसीज़ में ज़रूरी बदलाव लाता है। ठीक है, ये कहना है इस आर्टिकल का। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, ये है अपना ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में। सरकार इसमें कुछ बदलाव ला रही है, खासकर हमारे वल्नरेबल इकोसिस्टम पर फोकस करने के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं। गवर्नमेंट ने ग्रीन इंडिया मिशन को रिवाइव करने का डिसीजन लिया है और अब इसका फोकस हमारे वल्नरेबल इकोसिस्टम पर है, जैसे अरावली रेंज, वेस्टर्न घाट्स और हिमालयाज़। ये बहुत अच्छा कदम है। वैसे तो GIM 2014 में लॉन्च हुआ था, जिसका मकसद सिर्फ ट्री कवर बढ़ाना नहीं बल्कि बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना और फूड वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करना भी था। इससे हमारे कंट्री का ट्री कवर भी काफ़ी बढ़ा है, लेकिन पेड़ लगाना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। ग्रीन इंडिया मिशन पर कुछ क्रिटिसिज्म भी हुई। इसको सिर्फ प्लांटेशन सेंटर्ड अप्रोच माना गया, यानी सिर्फ पेड़ लगाने पर फोकस था और लोगों की लाइवलीहुड्स यानी उनकी रोजी रोटी को इसमें इम्पोर्टेंस नहीं दी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ग्रीन इंडिया मिशन को रीजनली कंड्यूसिव बेस्ट प्रैक्टिसेस पर फोकस करना चाहिए। रीजनली कंड्यूसिव बेस्ट प्रैक्टिसेस पे फोकस करना चाहिए, जहां लोकल इकोसिस्टम और कम्युनिटीज़ की नीड का ध्यान रखा जाए। जो ओरिजिनल GIM का एक कंसर्न था, इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, वो भी अभी एक चैलेंज है। ठीक है, लेकिन अभी बात करते हैं कि इकोसिस्टम भी हमारा खतरे में है। कैसे? हमारे वेस्टर्न घाट्स, अरावली और हिमालय रीजन्स में भी बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे कि भाई डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड अनरेगुलेटेड टूरिज्म। ठीक है, सड़कें बनाना और बेतरीके से टूरिज्म को बढ़ाना। लैंडस्लाइड्स, पिछले साल वायनाड में कैटास्ट्रॉफिक लैंडस्लाइड ने दिखाया कि ग्रीन कवर की कमी से डिजास्टर कितने बड़े हो सकते हैं। माइनिंग, वेस्टर्न घाट और अरावली में इलीगल माइनिंग और बड़े पैमाने पर पत्थरों को तोड़ने से इकोसिस्टम डिग्रेड हो रहा है। अरावली के हिल्स का डिस्ट्रक्शन से थार डेजर्ट नेशनल कैपिटल रीजन के और करीब आ रहा है, जिससे पॉल्यूशन और बढ़ रहा है। ठीक है, कस्तूरी रंगन पैलन और माधव गडगिल पैनल ने वेस्टर्न घाट के लिए प्रोटेक्शन के लिए रिकमेंडेशन दिए थे, पर उन पर भी पॉलिटिकल रेसिस्टेंस के कारण पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया है। इलीगल क्वेयरिंग अब भी चल रही है। तो ये सब चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो नया मिशन क्या है? लाइवलीहुड और एनवायरनमेंट साथ साथ। तो अब जो नया GIM आ रहा है, उसका चैलेंज है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और लोगों की लाइवलीहुड को साथ साथ इम्प्रूव करना। ये नॉट ईदर का अप्रोच है, यानी सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं या सिर्फ लोग नहीं, बल्कि दोनों को साथ लेकर चलना होगा। इसका मतलब है कि हमें एक ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिससे लोग फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं उनको सस्टेनेबल ऑप्शन मिले। ठीक है, उनको इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलें ताकि वो इन्वायरमेंट को बचाने में हमारा साथ दे सके। तो ये है इस आर्टिकल का समझे। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। ये इसकी स्लाइड्स हैं, आपको पढ़ने में आसानी होगी। उससे पहले वाले की स्लाइड्स ये हैं अपना थर्ड पार्टी मेडिसिन की, ये भी आपको पढ़ने में आसानी होगी। PDF में आपको दे दूँगा। अगले टॉपिक में बात करते हैं इंडिया US रीसेटिंग द इंडिया US पार्टनरशिप इन अनसर्टेन टाइम्स। ठीक है, बदलते दौर की नई दोस्ती। तो क्या ये दोस्ती बदलते वक्त में और गहरी हो रही है या अभी कुछ चैलेंजेस हैं? चलिए जानते हैं। पिछले कुछ सालों से इंडिया और अमेरिका का रिलेशन बहुत स्ट्रांग हुआ है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म पे। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार आए हैं तो पूरी दुनिया में पॉलिटिकल माहौल बदल रहा है। तो इस पार्टनरशिप को डिफाइन करने का एक चैलेंज बन गया है। दोनों कंट्रीज़ के शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स तो हैं, पर ये क्या दोस्ती एक नए ग्लोबल ऑर्डर में फिट हो रही है? तो इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। दोस्ती में क्या नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ देख पा रहे हैं? आजकल की दुनिया में अनसर्टेनिटी बहुत है। यूक्रेन वॉर, चाइना का एग्रेशन, ऐसे में इंडिया और अमेरिका को एक दूसरे की ज़रूरत है। पर सवाल ये है कि क्या ये पार्टनरशिप सिर्फ एक ट्रांसैक्शनल पार्टनरशिप है या उससे कुछ ज़्यादा? इंडिया के लिए अमेरिका से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाने रखने की ज़रूरत है।
हम रशिया जैसे पुराने दोस्तों को नहीं छोड़ सकते और अमेरिका के लिए इंडिया एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है चाइना को काउंटर करने के लिए। पर कई बार हमारे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टूल्स अलग अलग होते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग में गैप्स आते हैं। ठीक है, इंटरनल चैलेंजेस हैं कुछ, जैसे कि सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं है, दोनों कंट्रीज़ में इंटरनल चैलेंजेस भी हैं जो रिश्तों पर असर डालते हैं। जैसे इंडिया में पोलराइजेशन है, ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स और डेमोक्रेसी की हेल्थ पर सवाल इंटरनेशनल लेवल पर हमारी इमेज को अफेक्ट करते हैं। उधर अमेरिका में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और चाइना के साथ राइजिंग कंपटीशन उनकी फॉरेन पॉलिसीज डिसीजन को शेप करते हैं। जब अंदर इशू चल रहे होते हैं तो एक्सटर्नल पार्टनरशिप्स पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। कश्मीर, सीए, रशिया से डिफेंस डील, ऐसे मुद्दे इंडिया की इमेज को थोड़ा डैमेज करते हैं। ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट भी है। इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रस्ट डेफिसिट की एक हिस्ट्री रही है। कोल्ड वॉर के दौरान हमारी दोस्ती नहीं थी और अब पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिलेशंस और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जैसे मुद्दे ट्रस्ट बिल्डिंग में हर्डल्स बनते हैं। डिप्लोमेसी में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। जब कोई कंट्री सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाती है तो ये अपने इंटेंशंस क्लियर नहीं करती है तो डाउट होता है। हमने एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ और इंटेंशंस पर भरोसा करना होगा। आगे का रास्ता क्या है, अब क्या करें आगे? हमें फ्रेगमेंटेड स्कीम्स को छोड़कर एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क बनाना होगा। ट्रांसपेरेंसी पे काम करना होगा। दोनों कंट्रीज़ को स्ट्रेटेजिक इंटेंट और एक्शंस में ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। कोऑपरेशन को सिर्फ सिक्योरिटी या इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं करना बल्कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट जैसे शेयर्ड वैल्यूज़ पर भी फोकस करना चाहिए। अमेरिका को इंडिया को सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए नहीं देखना चाहिए और इंडिया को भी सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमें एक गहरी पार्टनरशिप बनानी होगी जो सिर्फ ट्रांजैक्शंस पर बेस्ड ना हो बल्कि शेयर्ड वैल्यूज़ और लॉन्ग टर्म विजन्स पर हो। जैसा कि बाइडन ने कहा था, द मोर वी लर्न अबाउट द प्रोसेस द मोर इट बिहेव्स इन मोमेंट्स ऑफ सेलिब्रेशन बट हाउ इट एंड्योर्स इन मोमेंट ऑफ स्ट्रेस। एक असली पार्टनरशिप तभी दिखती है जब मुश्किल वक्त में साथ हो एक दूसरे का। वे फॉरवर्ड में क्या है, एक इंक्लूसिव फ्यूचर के लिए इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप बहुत पोटेंशियल है। अगर हम फ्रेगमेंटेड अप्रोचेस को छोड़कर एक यूनिफाइड विजन के साथ आगे बढ़ें तो हम सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी स्टेबिलिटी और पीस ला सकते हैं। तो आज का डिस्कशन यही है और अगले डिस्कशन में मिलते हैं 20 जून के में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं।